नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोग UPSC, UPPCS और अन्य सभी स्टेट PCS और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए GS के जो महत्वपूर्ण खंड हैं उनकी श्रृंखला ला रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम लोग फिर से हाजिर हैं आप सभी के समक्ष। तो हम लोग देख रहे थे कि भारत का भूगोल, इसका जो है इसके प्रमुख भाग देख रहे थे। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम देखा था ट्रांस हिमालय के बाद हम लोगों ने देखा था बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय। उत्तर भारत का मैदानी भाग हम लोगों को देखना बाकी है, क्योंकि जब नदियों का प्रवाह तंत्र पढ़ लेंगे तब उत्तर भारत का मैदानी भाग देखेंगे। उसके बाद हम लोग को देखना है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का हम लोग का जो टॉपिक है चल रहा था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था कि केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार, इन दोनों को देख लिया था। और हम लोगों को देखना था उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र। तो इन तीनों को आज हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले रिकैप थोड़ा सा हो जाए। केंद्रीय उच्च भूमि जब हम लोग देखे थे तो हम लोग देखे थे कि इसकी शुरुआत जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से हो रही थी। और अरावली पर्वत के पश्चिम में राजस्थान बांगर का क्षेत्र था। अरावली पर्वत की जो उत्तरी पूर्वी सीमा थी यानी नॉर्थ ईस्ट, वो कहाँ तक विस्तारित थी? दिल्ली, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी सीमा जो थी यानी साउथ वेस्ट का जो भाग था, ये गुजरात के अहमदाबाद पालनपुर से लेकर के विस्तारित था। इसके अरावली पर्वत की प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला थी माउंट आबू थी। और माउंट आबू में ही अवस्थित था गुरु शिखर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो कि माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इसके पूर्व में, अरावली पर्वत के पूर्व में मेवाड़ का पठार, जो कि ज़्यादातर राजस्थान के भागों में अवस्थित है और MP के भागों में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मालवा का पठार, थोड़ा सा कुछ भाग राजस्थान में है और अधिकतर भाग जो है वो MP में है। इसके बाद बुंदेल का पठार देखे थे, ये MP और UP दोनों में विस्तारित है। विंध्यन स्कार्पलैंड हम लोगों ने देखा था, यानी विंध्यन कगारी क्षेत्र। इसके पूर्व में था भांडेरखंड का पठार, इसके पूर्व में बाघेलखंड का पठार। तो ये हमारा जो है केंद्रीय उच्च भूमि का भाग था। इसके दक्षिणतम में यहाँ पर विंध्यन पर्वत श्रेणी थी, ठीक है। तो ये केंद्रीय उच्च भूमि का भाग था। पूर्वी पठार है, उसको हम लोगों ने देखा था कि उसके 3 भाग थे। एक था छोटा नागपुर। पूर्वी पठार की बात करें तो इसके 3 भाग थे। एक था छोटा नागपुर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक छत्तीसगढ़ का पठार और एक था दंडकारण्य का पठार। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने विस्तार से देखा है, बस यहाँ पर ब्रीफ कर रहे हैं ताकि रिकॉल हो सके। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा था पूर्वी पठार में, तो छोटा नागपुर पठार में भी हम लोगों ने 3 भाग देखे थे। इसके 3 भाग थे। एक था रांची का पठार, फिर हजारीबाग का पठार जो कि मध्य में अवस्थित था,
हजारीबाग का पठार, फिर उसके बाद राजमहल की पहाड़ियाँ। ये 3 भाग थे छोटा नागपुर पठार के। छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, जो कि एक संरचनात्मक बेसिन थी, ठीक है। कोयला के भंडार पाए जाते हैं। दंडकारण्य पठार जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तेलंगाना में विस्तारित है और भारत की दूसरी सबसे प्रमुख खनिज पट्टी है, ठीक है। और यष्टि बहुल आबादी क्षेत्र है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन रहा है और सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग को देखना है उत्तर पूर्वी पठार के बारे में। तो उत्तर पूर्वी पठार हम लोग आ जाते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत तीसरा जो भाग है उत्तर पूर्वी पठार, ऐसे हम लोगों को देखना है। तो उत्तर पूर्वी पठार, जैसा कि ये उत्तर पूर्वी पठार हम लोगों को देखना है। साथियों, आज हमने एक काम और किया है कि जो हाथ से लिखने का काम है वो टाइपिंग के रूप में किया है। थोड़ा कुछ न कुछ सुधार करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो। तो देखिए, उत्तर पूर्वी पठार के बारे में जानने से पहले क्या है, राजमहल पहाड़ियाँ हम लोगों ने देखा था, जो कि किसका भाग था, छोटा नागपुर पठार का भाग था, ठीक है। और इसके बीच में अवस्थित है राजमहल गारो गैप या मालदा गैप। जब हम लोग राजमहल पहाड़ी से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं, यानी नॉर्थ टू ईस्ट की ओर चलते हैं, तो राजमहल पहाड़ी से ये राजमहल पहाड़ी हो गई, ये राजमहल पहाड़ी हो गई। और यहाँ से जब नॉर्थ ईस्ट चलेंगे तो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप पड़ता है। इसके बाद जो है मेघालय का पठार पड़ता है। इसी पर अवस्थित है गारो खासी जयंतिया, इसी को हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्वी पठार। तो इनकी कुछ अपनी अपनी विशेषताएं हैं। गारो खासी जयंतिया, ये जनजातियाँ भी इस नाम से पाई जाती हैं और पहाड़ियाँ भी हैं। तो मेघालय के पठार के अंतर्गत आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर गारो की सबसे प्रमुख चोटी जो है माउंट नाकरेक, ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है मेघालय पठार की। खासी पहाड़ियाँ पर क्या है, चेरापूंजी, और वहीं पर है मासिनराम। यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और उसके बाद जयंतिया पहाड़ियाँ। उसके बाद जब हम देखते हैं तो मालदा गैप का जो निर्माण होता है, जो हम लोग यहाँ देख रहे थे उत्तर पूर्वी पठार, और इसमें जब हम लोगों ने देख रहे हैं कि जब राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और उसके बीच में उत्तर पूर्वी पठार है, बीच में पड़ रहा है मालदा गैप, ये वाला भाग। तो मालदा गैप क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मालदा गैप का निर्माण कैसे हुआ है। जब हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफी शुरुआत की थी तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में देखा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और इंडियन प्लेट का मूवमेंट कैसे हुआ उत्तर पूर्व की ओर। इंडियन प्लेट जो हमारी है ये किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था, और ये जो है टूट करके उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुआ। विस्थापित होने के बाद क्या था कि इसमें नीचे की ओर धसाव या महादेश संचलन हुआ। यानी जब कभी कोई स्थलाखंड या प्लेट ऊपर की ओर धसाव हो उठे या नीचे की ओर, तो उसे महादेश संचलन कहते हैं। अच्छा, ये जो इंडियन प्लेट था इसका जो भाग था ये कठोर संरचना से बना हुआ था और इसका दक्षिण पश्चिम की ओर विस्थापन हो रहा था।
जो हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा इंडियन प्लेट है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा था। तो जो ये वाली संरचना है, ये वाली संरचना, इसका जो है ये वाली संरचना, इसका जो है मूवमेंट जो हो रहा था दक्षिण पश्चिम की ओर हो रहा था, यानी इधर हो रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूम रहा था। ठीक है, तो कठोर संरचना होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर धसाव की प्रक्रिया हो गई और ये धसाव हो गया यहाँ पर, और यहीं पर जो है ये राजमहल की पहाड़ियाँ बनी, इसके उत्तर में ये राजमहल की पहाड़ियाँ बनी और ये गारो की पहाड़ियाँ बनी। बीच में राजमहल गारो गैप या मालदा गैप का निर्माण हुआ, जो कि एक संरचनात्मक बेसिन है। ये संपीड़न बल के कारण, महादेश संचलन के कारण बना हुआ है। अब ये देखिए, थोड़ा सा ये मैप में भी देख लीजिए आप। मैप भी आज कोशिश किए हैं कि आपको मैप के भी माध्यम से दिखाया जाए। तो देखिए, जो ये वाला भाग है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, ये हम लोगों ने देखा था केंद्रीय उच्च भूमि के रूप में। छोटा नागपुर का पठार, ये हम लोगों ने देखा था पूर्वी पठार के रूप में। अब हम लोग उत्तर पूर्वी पठार को देख रहे हैं, यानी ये वाला भाग देख रहे हैं। ठीक है, एक मैप और लगाया गया है, ये उत्तर पूर्वी भाग के रूप में हम लोग, उत्तर पूर्वी पठार के रूप में हम लोग इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया हिल है। तो ये तीनों क्रम से उत्तर से पूर्व की ओर आप लोग याद रखेंगे, गारो, खासी और जयंतिया, ये क्रम इसका है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हिल हैं जो आप लोगों के लिए सुविधा के लिए लगाई गई है। तो इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मालदा गैप की जो बात कर रहे थे, ये मालदा गैप, ये चिकन नेक से लगा हुआ, और पश्चिम बंगाल का कुछ भाग, ये मालदा गैप है। ये वाला भाग, ये मालदा गैप है। अब इसे जो है हम लोग थोड़ा सा नोट फॉर्म में देख लेते हैं कि जो उत्तर पूर्वी पठार को मेघालय का पठार कहा जाता है। उत्तर पूर्वी पठार को ही मेघालय का पठार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, ये जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये वाला भाग, ये मेघालय में ही अवस्थित है। ठीक है, तो इसी को मेघालय का पठार भी कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी पठार को मेघालय का पठार भी कहा जाता है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से भारत के प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यह भाग मध्य पठारी क्षेत्र के पूर्वी पठार के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र से राजमहल गारो गैप के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो जो उत्तर पूर्वी पठार है वो किससे अलग होता है, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप से अलग होता है। राजमहल गारो गैप संरचनात्मक बेसिन का उदाहरण है, जिसकी उत्पत्ति धसाव की प्रक्रिया से महादेश संचलन के कारण हुई है। राजमहल गारो गैप में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा अवसादीकरण का कार्य किया गया है एवं वर्तमान में यहाँ जलोढ़ मैदानी संरचना का विकास हुआ है। तो जो राजमहल गारो गैप है, वहाँ पर गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अवसाद ला करके इकट्ठा कर दिए गए हैं। अवसाद क्या होता है, नदियों द्वारा जब बहा करके मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब ला करके, रेत, बालू, गाद, ये सब जो है इकट्ठा किसी विशेष क्षेत्र में इकट्ठा किया जाता है, तो इसे अवसादीकरण कहते हैं। जो ये बहा करके लाया जाता है, सपोज यहाँ पर गिट्टी है, बालू है, रेत है, ये बजरी है, ये सब जो है, ये सब इसे बहा, ये सब क्या है, ये अवसाद हैं। और जब इन्हीं को बहा करके यहाँ डिपॉजिट कर दिया जाता है तो ये अवसादीकरण कहलाता है। तो
जो हमारा राजमहल गारो गैप में क्या हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा अवसादीकरण का कार्य किया गया है एवं वर्तमान में यहाँ जलोढ़ मैदानी संरचना का विकास हुआ है। मैदानी मेघालय पठारी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर गारो, खासी एवं जैंतिया पर्वतों का विकास हुआ है। गारो पर्वतीय क्षेत्र में स्थित माउंट नाकरेक मेघालय पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो मेघालय पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट नाकरेक। याद रखिएगा, माउंट नाकरेक। माउंट नाकरेक मेघालय पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। खासी पर्वतीय क्षेत्र मेघालय में चेरापूंजी के समीप स्थित मासिनराम जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत थोड़ा मैप में भी देख लीजिए कहाँ पर है। ये सतमाला रेंज देख रहे हैं। सतमाला रेंज लिखा नहीं है यहाँ, सतपुड़ा के नाम से नहीं है, ये सतमाला रेंज यही है, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। तो वो सतमाला के नाम से लिखा हुआ है, सतपुड़ा के नाम से नहीं लिखा हुआ है। तो जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत। तो ये गुजरात के राजपीपला से लेकर के, ठीक है, गुजरात के राजपीपला से लेकर के कहाँ तक अवस्थित है? छत्तीसगढ़ के मैकाल यानी अमरकंटक तक अवस्थित है। गुजरात, फिर एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये तीनों में अवस्थित है सतपुड़ा पर्वत। तो गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में उसे हम बैतूल का पठार बोलते हैं, बैतूल का पठार, और पंचमढ़ी। बैतूल के पठार में क्या है? ग्वालीगढ़ पर्वत है। और पंचमढ़ी में क्या है? धूपगढ़। तो धूपगढ़ अधिकतर प्रश्न में आता है, धूपगढ़ कहाँ पर अवस्थित है? पंचमढ़ी में। और पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एवं सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए पूछा जाता है धूपगढ़ कहाँ पर अवस्थित है। ये एमपी और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और जो सतपुड़ा रेंज की है, सतपुड़ा पर्वत की, जो छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत है और मैकाल में अमरकंटक है, ये सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? अमरकंटक। और यहाँ से 3 नदियाँ उद्गम होती हैं। कौन कौन सी? अब ये देखिए, ये हो गया अमरकंटक, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हो गया हमारा अमरकंटक। और ये कहाँ पर अवस्थित है? ये मैकाल रेंज में अवस्थित है। और मैकाल रेंज कहाँ पर अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। और ये मैकाल रेंज किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का। अमरकंटक, अमरकंटक इसका नाम, ठीक है, इसका नाम अमरकंटक। कंटक, चलिए लिख भी दिया। अब इसके देखिए उत्तर में कौन सी नदी बहती है, निकलती है? उत्तर में सोन नदी, दक्षिण में महानदी और पश्चिम में नर्मदा नदी। तो अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन, महा, नर्मदा। सोन, महानदी और नर्मदा। कौन कौन सी नदियां हैं? सोन, आप क्लॉकवाइज चलिए, कोई भी किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़िए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़िए, या उत्तर से दक्षिण पकड़िए, या
पूरब से पश्चिम पकड़िए, मतलब कोई भी आप अपना एक सीक्वेंस मतलब निर्धारित कर लीजिए और उसी से चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इसकी अवस्थिति किस ओर है। तो उस कंडीशन में जब हम एक डायरेक्शन पकड़ के रखते हैं तो हमें याद करना आसान होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज क्रम में क्या है, सोन नदी उत्तर में, फिर आगे दक्षिण में महानदी और महानदी के बाद नर्मदा नदी। तो ये 3 नदियाँ जो है यहाँ से निकल रही हैं, उद्गमित हो रही हैं। कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हम लोग नोट्स फॉर्म में देख लेते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत क्या है? एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत के बारे में हम लोगों ने जाना था, क्या होता है ब्लॉक पर्वत। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान आ जाएगा आप सभी को। सॉरी, आज पेन काम नहीं कर रहा है भाई। ब्लॉक पर्वत क्या है? जैसे कोई ये प्लेट है, ठीक है, कोई ये प्लेट है। अब यहाँ पर तनावमूलक बल लगा यहाँ पर, और इधर भी तनावमूलक लग रहा है। तो ये प्लेट है, दोनों तरफ बल लग रहा है। सपोज यहाँ पर क्या है, भ्रंशन सीमा रेखा है, और यहाँ पर जो है ये प्लेट यहाँ से इस सीमा से इतना भाग जो है इधर को घिसक गया और इतना भाग इधर को घिसक गया। तो क्या होगा, ये जो बीच का भाग है ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से संरचना बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से संरचना बन जाएगी। तो इसे क्या बोलेंगे, यानी कि ये जो हमारा जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये अपने यथास्थिति पर है। लेकिन ये वाला क्षेत्र जो है धंस गया, नीचे की ओर चला गया। तो इसी को बोलेंगे, ये जो पर्वत बना, ये पर्वत जो बना, इसी को बोलेंगे ब्लॉक पर्वत। और इसे क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए था। तो ये किसका उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बसाल चट्टानी संरचनाओं से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाल के नाम से जाना जाता है। महादेव पर्वतीय क्षेत्र में बैतूल का पठार स्थित है। महादेव कहाँ बोलते हैं, महादेव कहाँ बोलते हैं, मध्य प्रदेश में। तो महादेव पर्वतीय क्षेत्र में बैतूल का पठार स्थित है। ठीक है, तो महादेव पर्वतीय क्षेत्र में बैतूल का पठार स्थित है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बैतूल का पठार कहाँ पर अवस्थित है, महादेव पर्वतीय क्षेत्र में। जिसका सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र ग्वालीगढ़ है। कौन सा है, ग्वालीगढ़। तो ग्वालीगढ़ हम लोग क्या है, ये सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा, ये बैतूल के पठार में ग्वालीगढ़, ये सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। पेन काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा रुकिएगा। तो महादेव पर्वतीय क्षेत्र में बैतूल का पठार स्थित है, जिसकी सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र ग्वालीगढ़ पर्वत है। ठीक है, जबकि महादेव पर्वतीय क्षेत्र में पंचमढ़ी पर्वत है।
तो पंचमढ़ी जो है चोटी जो है धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और मैकाल पर्वतीय प्रदेश की चोटी अमरकंटक सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वतीय क्षेत्र में उत्तर से सोन नदी का उद्गम होता है, जो उत्तर पूर्व की ओर अपवाहित होते हुए बिहार में पटना के समीप गंगा से मिल जाती है, जबकि अमरकंटक पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में से निकलने वाली महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से अपवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अमरकंटक पर्वतीय क्षेत्र के पश्चिम से निकलने वाली नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से अपवाहित होती है एवं भ्रंश घाटी के ढाल का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से कहाँ किस ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत। अब हम लोग आ जाते हैं दक्कन का पठार, जो हम लोगों ने शुरुआत की थी प्रायद्वीपीय भारत, तो केंद्रीय उच्चभूमि, पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, ये तीन चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आ गए हैं दक्कन का पठार पर। उसके बाद आएंगे कहाँ पर? उसके बाद हम लोग कहाँ पर? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। तो हम लोग आ गए हैं दक्कन के पठार को देखने के लिए। अब दक्कन पठार की जो प्रमुख विशेषता है, इसे क्या है, इसकी क्या विशेषता है? इसे तीन भागों में बांटा जाता है। एक भाग कहलाता है दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। तो ये तीन भागों में बांटा जाता है। तो दक्कन ट्रैप पहले ही देख लीजिए। दक्कन ट्रैप यानी दक्कन प्लेटू। तो जो ये वाला भाग है ये दक्कन ट्रैप, ठीक है। कर्नाटक का पठार कुछ इस भागों में है और आंध्रा का पठार इस भागों में है। एक दूसरा मैप भी है आप लोगों के लिए, ये देखिए दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, ये कर्नाटक का पठार, ये तेलंगाना आंध्रा का पठार। देखिए दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति, विस्तार और पर्वतीय क्षेत्र, इन तीनों के बारे में देखना है। तो दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये 16 डिग्री अक्षांश रेखा यानी उत्तरी अक्षांश रेखा से नागपुर शहर तक, ठीक है। तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से नागपुर शहर तक, उत्तर पूर्वी अक्षांश रेखा से उत्तर पूर्व में जब चलेंगे, यानी इंडिया का मैप ये है ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पर 16 डिग्री है और 16 डिग्री से लेकर के जब इसके उत्तर पूर्व में चलेंगे तो नागपुर शहर है, यहाँ पर नागपुर शहर महाराष्ट्र में। तो वहाँ से स्टार्ट होता है दक्कन ट्रैप और नागपुर शहर तक जाता है। 16 डिग्री से स्टार्ट होकर के नागपुर शहर तक। उत्पत्ति कैसे हुई है? लावा के द्वारा निर्मित पठारी संरचना है, तो इसकी उत्पत्ति लावा से हुई है। दक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और लावा से बसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है, तो लावा से बना हुआ है और बसाल्ट चट्टान से। अब इसके पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं दक्कन ट्रैप के। तो इसके पर्वतीय क्षेत्र, उसके पहले लावा के द्वारा कैसे बना है ये भी देख लीजिए कि जैसे ये प्लेट है, भारतीय प्लेट है। अब यहाँ पर ये हॉट स्पॉट है, तप्त स्थल है, यहाँ पर मैग्मा का गलन हुआ, ठीक है। और ये ज्वालामुखी दरार के रूप में ज्वालामुखी यता की प्रक्रिया से लावा जो है बाहर की ओर आया।
और ये लावा ऐसे से फैल गया। तो ये लावा के द्वारा निर्मित पठारी संरचना है। ठीक है। शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखीता हुई और इसमें मैग्मा और तरल पदार्थ बाहर निकले और बाहर निकल करके चूँकि शांत थे, विस्फोट हुआ नहीं, तो ये दूर तक फैले। और इसमें तरलता थी। तरलता क्यों थी? क्योंकि ये जो है क्षारीय था, क्षारीय प्रकृति का था, क्षारीय मैग्मा था, इसलिए दूर तक फैला। जब ये लावा ठंडा हुआ तो यहाँ पर बसाल्ट चट्टान बने। तो ये बसाल्ट चट्टान बन गए। बसाल्ट चट्टान का इसका अपक्षयण हुआ, तो अपक्षयण के कारण क्या हुआ? काली मृदा बनी। तो काली मृदा का विकास हुआ, काली मृदा। ठीक है। और काली मृदा क्यों बना? यहाँ पर टिटैनिस फेरस था। टिटैनी फेरस का ऑक्सीकरण हुआ, टिटैनी फेरस। और इसका जब ऑक्सीकरण हुआ तो क्या हुआ? काला रंग प्राप्त हुआ। तो ये इसका लावा कैसा था? क्षारीय था, कम विस्फोट हुआ, सिलिका की मात्रा कम थी, धात्विक खनिज ज़्यादा थे, लावा पतला था, गलनांक भी कम था, तरल पदार्थ ज़्यादा था, तरलता ज़्यादा थी, शांत प्रकार की ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया से हुई है और ये लावा पठारी संरचना के रूप में विकसित है। यहाँ पर काली मृदा का विकास हुआ है। अब यहाँ पर जो है दक्कन ट्राइब के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं। तो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र में सतमाला है, अजंता है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है और महानदी। तो ये आप लोग मैप में देखिए कि सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महानदी। अजंता पर माउंट सालहर है। अजंता पर क्या है? माउंट सालहर। यहीं पर अजंता की गुफाएं भी है। बालाघाट, हरिश्चंद्र, महानदी, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हैं। और महानदी से ही, महानदी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा है, महानदी तो नदी है। तो यहाँ पर जो है महानदी नहीं है, ये महादेव है, महादेव। तो महादेव से 5 नदियाँ निकलती हैं। कृष्णा नदी, सावित्री नदी, बेतवा नदी, गायत्री नदी, कोयना नदी। तो महानदी से 5 नदियाँ निकलती हैं। और महानदी में क्या है? महाबलेश्वर। महानदी में अवस्थित है महाबलेश्वर। महानदी में अवस्थित है महाबलेश्वर। और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। वो 5 नदियाँ कौन सी हैं? ये हैं, ये 5 नदियाँ हैं। ठीक है। तो प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र कौन से हैं? सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अजंता में माउंट सालहर है और बालाघाट में महाबलेश्वर है। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कृष्णा नदी, सावित्री नदी, बेतवा नदी, वेतना नदी, गायत्री नदी और कोयना नदी। तो कृष्णा नदी, सावित्री नदी, वेतना नदी, गायत्री नदी, कोयना नदी, ये 5 नदियाँ महत्वपूर्ण है। अब दक्कन ट्रैप में क्या है? त्र्यंबक का पठार भी है। तो कौन सा पठार है? त्र्यंबक का पठार। और जब हम इसके उत्तर पूर्व में चलते हैं तो यहाँ पर क्या है? त्र्यंबकेश्वर है। ये त्र्यंबक का पठार कहाँ पर अवस्थित है?
महाराष्ट्र के नासिक जिला में। और यहीं पर अवस्थित है त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर में क्या है, एक कुंड है जिसे कुशावर्त कुंड कहते हैं। और ये यहाँ से कुशावर्त कुंड से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है, कुशावर्त कुंड से। अभी आप लोग घबराइएगा नहीं, जब नदियों का अपवाह तंत्र जब हम लोग पढ़ेंगे तो इन नदियों के बारे में फिर से देखेंगे। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं, उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्थिति अवस्थिति आप देख लीजिए किस तरीके से बना है, वो देख लीजिए, ठीक है। जब नदियों का विस्तार क्रम पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तो कौन सी नदियाँ कहाँ से उद्गमित हो रही हैं और किस ओर अपवाहित होते हुए कहाँ जा कर के मिल रही हैं, उसके बारे में भी हम लोग जो है विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो त्र्यंबकेश्वर में क्या है, कुंड है, और उस कुंड का क्या नाम है, कुशावर्त कुंड। और यहीं से गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कुशावर्त कुंड से। और एक कहाँ पर अवस्थित है, त्र्यंबकेश्वर में। त्र्यंबकेश्वर में ही एक त्र्यंबकेश्वर का महादेव मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, त्र्यंबकेश्वर में ही महादेव का मंदिर है, ठीक है। और गोदावरी नदी की बात कर रहे थे जब हम लोग, तो ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत की, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र है। अब दक्कन ट्रैप के प्रमुख दर्रे भी देख लेते हैं। आप लोग बहुत सुने होंगे पालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, नहीं सुने होंगे तो आप सुन लीजिए, पालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, मुंबई और नासिक में। मुंबई, नासिक, नागपुर, कोलकाता, यहाँ से होकर ये जो है ये सड़क मार्ग और रेल मार्ग खुलता है। तो मुंबई और नासिक में अवस्थित है पालघाट दर्रा। मैप में आप देखिएगा, मैप जब तक देखेंगे नहीं तब तक अवस्थिति समझ में नहीं आएगी। तो पालघाट दर्रा देखिए मुंबई और नासिक में। तो यहाँ से मुंबई टू नासिक, नासिक टू नागपुर, नागपुर टू कोलकाता के लिए रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों जाती है। तो पालघाट दर्रा से। भोरघाट दर्रा कहाँ पर अवस्थित है, मुंबई और पुणे में अवस्थित है। तो ये यहाँ से कौन कौन सी जगहों को जोड़ता है, ये भोरघाट दर्रा, मुंबई, पुणे, वेलंगांव और चेन्नई। मुंबई, पुणे, वेलंगांव और चेन्नई यहाँ इनके लिए भी रेल मार्ग और सड़क मार्ग खुलता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं दक्कन के पठार के बाद कर्नाटक का पठार। हम लोगों ने देखा था ना, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार, ये तीनों किसके भाग थे, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये तीनों जो है दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार, ये तीनों किसके भाग थे, दक्कन पठार के भाग थे। तो हम लोगों ने दक्कन ट्रैप देख लिया, अब कर्नाटक के पठार की ओर बढ़ रहे हैं। तो कर्नाटक का पठार कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, ये पश्चिमी भाग इसका क्या कहलाता है, मलनाड क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और पूर्वी भाग क्या है, पठारी क्षेत्र है, बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। तो ये जो है इस तरीके से अवस्थित है, ये पठारी क्षेत्र है और इसी पर पर्वत भी है, ठीक है। तो कर्नाटक का पठार, तो कर्नाटक के पठार में मलनाड क्षेत्र जो है पश्चिमी भाग में, आप मैप में देखिए कर्नाटक के पठार में, हमने ऊपर भी मैप लगाया है, फिर से वीडियो में पीछे जाइए, वहाँ पर कर्नाटक के पठार की अवस्थिति देखिए और उसके बाद आप अपने मैप में देखिए। मैप में देखने के बाद वहाँ पर देखिए बाबा बुदान पर्वत, बाबा बुदान पर्वत कुद्रेमुख मतलब वहाँ पर अवस्थित है बाबा बुदान में ही, और ये सबसे ऊंची चोटी है कर्नाटक पठार की, ठीक है। यहाँ पर है मुलियमगिरी, दक्षिण भारत की खनिज पट्टी,
और लौह अयस्क उद्योग भी यहाँ पर स्थापित हुआ है, और मैसूर आयरन स्मेल्टिंग प्लांट भी है। चूँकि ये खनिज पट्टी है तो क्या है, यहाँ पर लौह अयस्क भी उद्योग भी ज़्यादा लगा है, और मैसूर आयरन स्मेल्टिंग प्लांट भी है यहाँ पर। तो जो ये कर्नाटक का पठार है वो किस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। ये सपोज कर्नाटक का पठार है, तो इसका जो पश्चिमी भाग है ये ऊबड़ खाबड़ है। ये जो पश्चिमी संरचना है, ये जो पश्चिमी संरचना है ये कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है एवं पर्वतीय लिखा गया है, पर्वतीय लिखना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार कीजिए। ये सॉरी, ये पर्वतीय एवं पठारी संरचना का क्षेत्र है, ठीक है। और इसका जो पूर्वी भाग है, जो बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार है, ये समतल भाग है, तो ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर अवस्थित है बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार, और यहाँ ये अवस्थित है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार, ठीक है। तो ये समतल भाग में अवस्थित है, और जबकि पश्चिमी भाग उबड़ खाबड़ है। पश्चिमी भाग जो है, पश्चिमी घाट आर्द्र मानसूनी पवनों के कारण आच्छादन की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और यह स्थायित्व को प्राप्त हो चुके हैं, अतः इनमें भूस्खलन की संभावना कम है। देखिए, आच्छादन की प्रक्रिया क्या है, इरोजन। जैसे कोई भी ये चट्टानी संरचना है, कोई भी ये चट्टानी संरचना है, या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे ये कोई चट्टान है, ठीक है। अब क्या हुआ, आच्छादन की प्रक्रिया के बहुत सारे कारक हैं, जैसे तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, हिमपात हो गया, वज्रपात हो गया, यानी बिजली कड़कना, ये सब कारक हैं। सपोज यहाँ पर जो है ये कारक अपना प्रभाव डाले, तो ये जो है कुछ दिनों बाद ये क्या होगा, संरचना टूटेगी, और टूट करके जो है आच्छादित हो गई। तो जब इसी को हम बोलेंगे आच्छादन की प्रक्रिया। और बहुत से जो कारक ऐसे होंगे कि इस अवसादों को नीचे की ओर ले जाएंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, नदी, पवन इत्यादि। तो ये जो है, ये जो पश्चिमी भाग है ये आच्छादन की प्रक्रिया से गुजर चुका है और इसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं होता है, लगभग स्थायित्व को प्राप्त हो चुका है। तो ये यहाँ पर क्या है, भूस्खलन भी नहीं होता है। भूस्खलन कब होता है, जब यही अवसाद जो है तीव्र गति से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आए, तो उसे हम भूस्खलन कहते हैं। प्रपात, अब कर्नाटक के पठार में दो प्रमुख प्रपात भी हैं, जोग जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात। और कुंचिकल जलप्रपात की विशेषता क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं आंध्रा के पठार। हम लोगों ने दक्कन ट्रैप देख लिया, कर्नाटक का पठार देख लिया, अब आंध्रा के पठार पर आ जाते हैं। तो आंध्रा का पठार
ये दक्कन के पठार के अंतर्गत ही है। दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार, ये तीनों दक्कन के पठार के अंतर्गत हैं। तो देखिए आंध्रा का पठार जो है इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? एक है तेलंगाना का पठार, ठीक है, और एक है रायलसीमा का पठार। तो तेलंगाना का पठार और दूसरा रायलसीमा का पठार, तो दोनों जो है आंध्रा के पठार के भाग हैं। तो तेलंगाना के पठार और रायलसीमा के पठार के बीच में कृष्णा नदी जो है बहती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से बहती है? तेलंगाना के पठार और रायलसीमा के पठार के बीच में। जब कृष्णा नदी के हम लोग उत्तर में चलेंगे, उत्तर में जब चलेंगे तो तेलंगाना का पठार मिलेगा, और कृष्णा नदी के जब दक्षिण में जाएंगे तो रायलसीमा का पठार मिलेगा। तो आप लोग मैप में देखिए, कृष्णा नदी जहाँ से बहती है उसके उत्तर में जाएंगे तो तेलंगाना का पठार मिलेगा, और कृष्णा नदी के दक्षिण में जब जाएंगे तो रायलसीमा का पठार मिलेगा। तेलंगाना के पठार और कृष्णा नदी, इन दोनों के मध्य क्या अवस्थित है? ये तेलंगाना का पठार है और ये कृष्णा नदी, इन दोनों के मध्य कोल्हेरू झील है, और ये मीठे पानी की झील है और एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो कोल्हेरू झील कहाँ पर अवस्थित है? तेलंगाना के पठार और कृष्णा नदी दोनों के मध्य कोल्हेरू झील है। अच्छा, तेलंगाना पठार की एक और विशेषता है, यहाँ से जो है गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। तेलंगाना का पठार गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो गोदावरी नदी तेलंगाना के पठार से होकर के गुजरती है। तो तेलंगाना के पठार और कृष्णा नदी दोनों पठारों के मध्य, कृष्णा नदी जो है इन दोनों के मध्य जो है कोल्हेरू झील अवस्थित है, जो मीठे पानी की झील है और क्षेत्रीय विस्तार में सबसे बड़ी झील है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। और इसकी एक प्रमुख खासियत ये है कि प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। प्रवास क्या है? एक समायोजन करने की प्रक्रिया है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं? जो कि अपने शरीर के तापमान को समायोजित नहीं कर पाते हैं, यानी कि जब बहुत गर्मी होगी या बहुत ठंडी होगी तो उस समय क्या होगा, वो ऐसे प्रदेशों में चले जाएंगे कि जहाँ पर वो प्रवास कर सके, क्योंकि अपने वो बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं, उस अनुरूप ढाल नहीं पाते हैं। जबकि वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, वो जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को मौसम के अनुकूल जो है कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के उदाहरण और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के उदाहरण, और मनुष्य जो है किसके तहत आता है, कोल्ड ब्लडेड और या फिर वार्म ब्लडेड के तहत। अच्छा, देखिए क्या है कि जो प्रवासन है, प्रवासन पक्षियों का जो प्रवासन होता है या किसी भी जानवरों का प्रवासन होता है, वो क्या होता है, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता न कर पाने के कारण प्रवास करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, कोल्हेरू झील में क्या है, साइबेरिया पक्षी जो है वो साइबेरिया क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, रूस के बगल में, चीन के उत्तर में, वहाँ साइबेरियन क्षेत्र से जो पक्षी साइबेरियन पक्षी उड़ करके आते हैं और कोल्हेरू झील में रुकते हैं, वहाँ पर मतलब स्टे लेते हैं, और स्टे लेने के बाद फिर वो दक्षिण अफ्रीका वहाँ से जाते हैं। तो कोल्हेरू झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो कोल्हेरू झील सबसे मतलब कोल्हेरू झील जो है मीठे पानी का झील है, क्षेत्रीय विस्तार में सबसे बड़ी झील है, एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें याद रहे। और कहाँ पर अवस्थित है? तेलंगाना के पठार और कृष्णा नदी के बीच में। ठीक है, कोल्हेरू झील के अलावा एक वुलर लेक भी है। तो वुलर लेक भी आप लोगों ने सुना होगा। वुलर लेक कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जो वुलर लेक है वो जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ठीक है, तो वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा देखा, दक्कन ट्रैप, ठीक है, और कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार, इन तीनों को एक बार हम लोग नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को नोट्स काफ़ी पसंद आ रहा होगा और आप लोग अपना नोट्स जो है अपडेट कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ताप्ती नदी बेसिन के दक्षिण में अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाली संरचना के रूप में, ताप्ती नदी के दक्षिण में अनियमित त्रिभुजाकार वाली संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप का विस्तार है, जो पर्वतीय, पठारी और नदी दोआब वाली स्थलाकृतिक संरचना है। यानी दक्कन ट्रैप में क्या क्या है? पर्वत भी है, पठार भी है और नदी का दोआब भी है। दोआब किसे बोलते हैं? दो नदियाँ जब आकर के आकर के मिलते हैं तो ये क्षेत्र जो है दोआब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या अवस्थित है? यहाँ पर जो है दक्कन ट्रैप में पर्वत भी है, पठार भी है और दोआब भी है। इस स्थलाकृतिक संरचना को क्षैतिज क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार एवं आंध्रा के पठार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दक्कन ट्रैप संरचना का विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से उत्तर पूर्व में नागपुर शहर तक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण शांत दर प्रकार की ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया के कारण लावा पठार से निर्मित संरचना है। चूँकि ज्वालामुखीयता की प्रक्रिया के दौरान तरल एवं क्षारीय मैग्मा का विस्तार हुआ है, अतः दक्कन ट्रैप का पठारी मैदान बसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना का उदाहरण है। बसाल्ट चट्टानी संरचना में टिटैनी-फेरस मैग्नेटाइट नामक लौह अयस्क के अपक्षय के कारण काली मृदा का विकास हुआ है। इस प्रकार दक्कन ट्रैप भारत में काली मृदा से आच्छादित सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र एवं महादेव दक्कन ट्रैप के महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो दक्कन ट्रैप के कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र हैं? सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र और महादेव। ठीक है, जबकि त्रियंबक का पठार दक्कन ट्रैप का एक प्रमुख अंतःमंडलीय पठार है, यानी इंट्राजोनल प्लेटू है। तो त्रियंबक का पठार जो है दक्कन ट्रैप का एक प्रमुख अंतःमंडलीय पठार है। इंट्राजोनल यानी कि दो पठारों के मध्य में, ठीक है, त्रियंबक का पठार है। माउंट सालहर अजंता पर्वत की चोटी है, जबकि हरिश्चंद्र पर्वत की चोटी कालसूबाई दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी है। तो कालसूबाई दक्कन ट्रैप की है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसूबाई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा।
कि दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और दक्कन पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। हालांकि हमने वीडियो में बताया भी है। महादेव पर्वत की चोटी महाबलेश्वर से कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना नामक 5 नदियों का उद्गम होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिला में विस्तारित त्र्यंबक पठारी क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर स्थित कुशावर्त कुंड से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। थाल घाट एवं भोर घाट दक्कन ट्रैप के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो थाल घाट और भोर घाट दक्कन ट्रैप के महत्वपूर्ण दर्रे हैं। थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जबकि भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थाल घाट दर्रे से मुंबई, नासिक, नागपुर, कोलकाता रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है, जबकि भोर घाट दर्रे से मुंबई, पुणे, बेलगांव एवं चेन्नई रेलमार्ग व सड़क मार्ग गुजरता है। कर्नाटक पठारी क्षेत्र का अब हम लोग कर्नाटक पठारी क्षेत्र में आ गए। तो कर्नाटक पठारी क्षेत्र का पश्चिमी घाट से संलग्न ऊबड़ खाबड़ संरचना वाला पर्वतीय और पठारी क्षेत्र मलनाड कहलाता है, जबकि मलनाड के पूर्व में स्थित समतल मैदानी संरचना को मैदान कहा जाता है। मलनाड क्षेत्र में बाबा बुदान पर्वत स्थित है, जिसकी चोटी कुद्रेमुख यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो कुद्रेमुख कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ये कर्नाटक पठारी क्षेत्र की है, ठीक है। कर्नाटक पठारी क्षेत्र की कुद्रेमुख। तो अलग से आप टेबल बना लीजिएगा, जो है दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और आंध्रा पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगा। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, ठीक है, जबकि उलेनगिरी मलनाड उलेनगिरी है मलनाड में ही दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ भारत की तीसरी खनिज पट्टी का विस्तार है, ठीक है। तो खनिज पट्टी के बारे में बताया था, छोटा नागपुर ये हो गया तीसरी। तो खनिज पट्टी का भी एक टेबल बनाइएगा, पर्वतों का भी एक टेबल बनाइएगा, और इससे बहुत ही सहायता मिलेगी आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में। मलनाड के पूर्व में स्थित समतल मैदानी संरचना वाले क्षेत्र को बेंगलुरु का पठार एवं मैसूर के पठार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेंगलुरु का पठार अपेक्षाकृत ऊंचा है, जबकि मैसूर का पठारी क्षेत्र से कावेरी नदी अपवाहित होती है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, सरामती एवं वाराही कर्नाटक पठारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, सरामती एवं वाराही कर्नाटक पठारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां हैं। शरावती नदी पर जोग अथवा गरसोप्पा प्रपात स्थित है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है, शरावती नदी पर, या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, शरावती नदी पर। इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। जबकि वाराही नदी पर स्थित कुंचिकल जलप्रपात, तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है, वो वाराही नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है, वाराही नदी पर। वाराही नदी कहाँ है, तो कर्नाटक के पठार में, ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है क्या, वाराही नदी। और वाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात भी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आंध्रा पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। तो आंध्रा पठारी क्षेत्र के अंतर्गत तेलंगाना का पठार एवं रायलसीमा के पठार आते हैं। इन दोनों पठारी
संरचनाओं के मध्य में कृष्णा नदी बेसिन अवस्थित है। कृष्णा नदी कहाँ पर बहती है? तेलंगाना के पठार और रायलसीमा के पठार के बीच में। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर का क्षेत्र तेलंगाना का पठार, जबकि दक्षिण का क्षेत्र रायलसीमा का पठार कहलाता है। तेलंगाना पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है। अच्छा, ये देखिए जो है, आप जब मैपिंग से इसको देखेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है मैपिंग से जब चीज़ों को देखते जाएंगे तो क्रमशः याद आता जाएगा कि तेलंगाना के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, कृष्णा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तेलंगाना का पठार कहते हैं, जबकि कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? रायलसीमा का पठार। तेलंगाना पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी अपवाहित होती है। कृष्णा एवं गोदावरी नदियां अपने अपवाह मार्ग के निचले क्षेत्रों में कोल्हेरू झील का निर्माण करती हैं। कोल्हेरू झील मीठे पानी की झील है जो एशिया की सबसे बड़ा दलदली भूमि है। सबसे बड़ा दलदली भूमि। कोल्हेरू झील प्रवासी पक्षियों के प्रवास मार्ग में स्थित दलदली क्षेत्र का उदाहरण भी है। ग्रीष्म ऋतु के समय इस झील का क्षेत्र सिकुड़ जाता है, जबकि मानसून काल में कोल्हेरू झील की परिधि का विस्तार अत्यधिक हो जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जल आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील है, जबकि विस्तार क्षेत्र के आधार पर कोल्हेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित नल्लामलाई मैप में देखिए कहाँ पर है, बेल्लीकोंडा। वीडियो को पॉज कीजिए और मैप में देखिए कि नल्लामलाई, बेल्लीकोंडा, कोंडा पर्वतों का विस्तार रायलसीमा पठारी क्षेत्र में हुआ है। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो रायलसीमा पठार है वहाँ पर कौन कौन सा है? नल्लामलाई, वेल्लीकोंडा, पालकोंडा पर्वतों का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर पूर्वी पठार है और दक्कन का पठार है उसे हम लोगों ने देख लिया। अब दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र पर हम लोग चलते हैं और दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र को देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है और इसके प्रमुख जो है पर्वत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र जो है ये किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमुख पर्वतें हैं वो नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम हिल या हल लिखा है, हिल होना चाहिए, कार्डमम हिल। ठीक है, तो कार्डमम हिल या इलायची की पहाड़ियाँ दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल या इलायची की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ, तो ये तीनों जो है, चारों जो है ये कहाँ पर अवस्थित हैं? दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में। तो पहले तो ये देखिए कि जो ये तीनों भाग हैं, ये जो तीनों भाग हैं अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल, ये तीनों जो है ये तीनों तमिलनाडु व केरल में अवस्थित हैं। तो तीनों कहाँ पर अवस्थित हैं? तमिलनाडु व केरल में। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये पता चल गई कि नीलगिरी तमिलनाडु केरल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु केरल में है, जो इलायची की पहाड़ी है वो भी जो है तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, और पालनी जो है, पालनी पर्वतीय क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु में अवस्थित है। अब एक तरफ से देखते हैं नीलगिरी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ऊटी या उड़न मंडलम स्थित है, बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है। लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो ऊटी ज़रूर जाते हैं। और जो नीलगिरी है उसकी नीलगिरी के बारे में ही देख रहे हैं हम लोग, ये नीलगिरी के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊटी या उड़न मंडलम, यहाँ पर है डोटा बेटा।
डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, प्लस दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की एवं कर देता हूँ यहाँ पर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। माँ कुर्ती नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माँ कुर्ती। ठीक है, और नीलगिरी में ही शांत घाटी अवस्थित है, साइलेंट वैली जिसे बोलते हैं। भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है। तो साइलेंट वैली नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। ठीक है, और यहीं पर अवस्थित है शांत घाटी, जो कि भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अब चलिए, ये हो गया अन्नामलाई अनाईमुड़ी दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची चोटी है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो अन्नामलाई जो है अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है, ये डोडा बेटा ये नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इलायची पहाड़ियों की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अगस्त्यमलई, इलायची पहाड़ी पर क्या है? अगस्त्यमलई सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? कार्डमम हिल की, यानी इलायची की पहाड़ी की अगस्त्यमलई सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। तो कार्डमम हिल जो है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। और पालनी के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये सिर्फ तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार कैसे है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नीलगिरी है ये विस्तार पहले देख लेते हैं। जो ये है हमारा नीलगिरी पर्वत। ठीक है, नीलगिरी है, फिर ये है हमारा अन्नामलाई, ये है नीलगिरी, ये है अन्नामलाई, और फिर ये है कार्डमम पर्वत। यह दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला चोटी, दक्षिणतम चोटी है। ठीक है, और ये पालनी पर्वत। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और कार्डमम, तो ये इसका विस्तार क्रम है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है? पाल घाट दर्रा। अभी हम लोग भाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा देखे थे। ठीक है, अब देख रहे हैं पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा कोच्चि और कोयम्बटूर क्या है? पाल घाट दर्रा जो है कोच्चि और कोयम्बटूर में स्थित है, को जोड़ती है। और अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत, कार्डमम मतलब इलायची पर्वत, अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत, इन दोनों के बीच में सेनकोट्टा, तो ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा कोच्चि और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। और अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत, इन दोनों के मध्य स्थित है सेनकोट्टा, और सेनकोट्टा में सेनकोट्टा किसे किसे जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरई। ये मदुरई वही है जो कन्नगी थी जहाँ की। ठीक है, तो इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा कि मदुरई जो है, मदुरई से संबंध कन्नगी का था। ठीक है,
अब चलिए जो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र है इसे थोड़ा नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं और आप लोग अपना नोट्स बनाइए। तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम और पालिनी की पहाड़ियाँ आती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु व केरल की सीमा पर है, जबकि पालिनी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु में विस्तारित है। नीलगिरी पर्वत की चोटी डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की चोटी डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि महाकुर्ती नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्रों में शांत घाटी अथवा साइलेंट वैली स्थित है, जो भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उडग मंडलम अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह 3 पर्वतों का मिलन स्थल भी है। अन्नाईमुड़ी से उत्तर की ओर अन्नामलाई पर्वत, दक्षिण की ओर कार्डमम पर्वत और जबकि उत्तर पूर्व की ओर पालिनी की पहाड़ियाँ विस्तारित है। कार्डमम पर्वत को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। अगस्त्यमलाई यहाँ की महत्वपूर्ण चोटी है। नीलगिरी एवं अन्नामलाई पर्वत के मध्य पालघाट दर्रा स्थित है, जो कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। यहाँ से कोच्चि, पलक्कड़ एवं कोयम्बटूर रेलमार्ग सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, जबकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्तर पर विस्तारित पर्वत श्रेणियाँ हैं। अन्नामलाई व कार्डमम पर्वतों के मध्य स्थित सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो अन्नामलाई व कार्डमम पर्वतों के मध्य सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम व मदुरै के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत और इसके तहत हम लोगों ने केंद्रीय उच्चभूमि और पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, दक्कन का पठार और जो है दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, इन सभी को हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना नोट्स अपने मैपिंग के माध्यम से तैयार करें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाले समय में आप सभी को और बेहतर से बेहतर वीडियो प्राप्त हो सके। और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें, ताकि भविष्य में जब भी हम वीडियो बनाएं तो उसमें क्या कमियां रह गई हैं उसे सुधार करें, ताकि आने वाले समय में बच्चों के लिए और भी उपयोगी सिद्ध साबित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।